हेलो स्टूडेंट्स, दिस सुमित कुमार एंड वेलकम टू डाउट क्लियर। आज हम लोग हिस्ट्री का साइंस लेक्चर करने वाले हैं। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1813 टू 1848। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में 1830 और 1848 में, वो कहाँ कहाँ हुआ था, कितना व्यापक रूप से हुआ था और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। As the conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalists came to be increasingly associated with the revolution in many regions of the Europe, such as the Italian and the German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland. जैसे जैसे कंजर्वेटिव रेजिम्स अपने पावर को बढ़ाने लगे, अपने कंसोलिडेट मतलब बढ़ाना, अपने पावर को बढ़ाने लगे, लिबरलिज्म और नेशनलिस्ट अपने रेवोल्यूशन को इंक्रीज करने लगे। और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप में हो रहा था, जैसे इटली में हो रहा था, जर्मनी में हो रहा था। ऑटोमन एम्पायर के डिफरेंट पार्ट, ऑटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था और इसके डिफरेंट पार्ट में हो रहे थे, जैसे आयरलैंड एंड पोलैंड। दिस रेवोल्यूशंस were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite। ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है तो इसमें जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये लोग ज़्यादातर जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे। among whom were professors, school teachers, clerk and the member of the commercial middle classes। प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क और मेंबर ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस इसमें शामिल थे। मेंबर ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस मतलब ऐसे लोग जो बिजनेस क्लास से रिलेटेड हैं। द फर्स्ट ऑफ सेल टुक प्लेस इन द फ्रांस इन जुलाई 1830। द बुर्बन किंग who had been restored to the power during the conservative reaction after 1850 were now overthrown by the liberal revolutionaries who installed a constitutional monarch with the Louis Philippe as its head। जो पहला बार इसका फेल हुआ था, जब पहला बार जो रेवोल्यूशन हुआ था वो हुआ था फ्रांस में जुलाई 1830 में, और इसमें बुर्बन किंग उसको हटा दिया गया सत्ता से। जो कंजर्वेटिव 1815 के कंजर्वेटिव के बाद उसको वापस से सत्ता बदहाल कर लिया गया था, उसको वहाँ से हटा दिया गया और लिबरल्स जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को लागू करते हैं। इसका हेड लुइस फिलिप को बनाया गया था, मतलब लुइस फिलिप एक प्रेसिडेंट के पद के जैसा था। When the France finishes, Metternich once remarked, the rest of Europe gets called। मेटरनिख, इसका पूरा नाम था डेक मेटरनिख, और ये ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे और यही वियना के कांग्रेस को होस्ट करते हैं। ये एक बार कहते हैं कि जब फ्रांस जीतता है तब पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। द जुलाई रेवोल्यूशन sparked an uprising in the Brussels which led to the Belgium breaking away from United Kingdom of Netherlands। जैसा कि मेटरनिख ने कहा था, जब जुलाई में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, उसी का देखा देखी ब्रुसेल्स में भी रेवोल्यूशन हुआ। इसके तहत बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। An event that mobilized the nationalist feeling among the educated elites across the Europe was the Greek War of Independence। नेशनलिस्ट फीलिंग को मोबिलाइज करने वाला एक इवेंट क्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब जो क्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था उससे भी नेशनलिस्ट बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। द क्रीक हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। क्रीक 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। द ग्रोथ ऑफ द रेवोल्यूशनरी nationalists in the Europe sparked a struggle for the independence among the Greek, which began in 1821। जैसे जैसे यूरोप में रेवोल्यूशन बढ़ता गया, कॉन्स्टिट्यूशन रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म बढ़ता गया, वैसे वैसे ही ग्रीक के लोग भी अपने इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ाने लगे और ये अपना स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल 1821 में स्टार्ट कर दिया। The nationalists of the Greek got support from other Greek living in exile and also from many West Europeans who had sympathy for ancient Greek culture। जो ग्रीक नेशनलिस्ट थे उन लोगों को विदेशों से भी बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा था। ये वो लोग थे जो ये तो ग्रीक में रहने वाले थे लेकिन उनको किसी कारणवश दूसरे देश में जाना पड़ा, मतलब या तो उनको जो देश से निकाल दिया गया या तो वो खुद ही देश छोड़ करके चल गए थे, लेकिन अभी विदेश में रह रहे हैं। और वेस्टर्न यूरोपियंस उन लोग वो लोग भी जो क्रिक का सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो क्रिक कल्चर से बहुत ज़्यादा लगाव था, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव था। द पोएट एंड द आर्टिस्ट लाउडेड क्रिक
as the cradle of European civilization and mobilized the public opinion to support its struggle against Muslim empire. पोएट और आर्टिस्ट कहते हैं लाउडेड मतलब प्रशंसा करना, क्रेडल मतलब पलना जिसमें बच्चे को झुलाया जाता है। मतलब पोएट और आर्टिस्ट ये कहते हैं जो पूरा यूरोप में जो सिविलाइजेशन आया है, पूरे यूरोप का जो सभ्यता है उसका पलना ग्रीक है। मतलब ग्रीक से ही सब कुछ बाहर निकला है और ग्रीक का पूरा प्रशंसा करते हैं और लोगों को इस बात के लिए राजी करते हैं कि आप मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ आवाज़ उठाइए, स्ट्रगल करिए। मतलब ये लोग जो है ग्रीक को आज़ादी दिलाने का कोशिश करवा रहे थे। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन organized fund and later went to the fight in war, where he died of fever in 1820. एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड ब्रायरन। वो अपने पैसा को जमा करते हैं और युद्ध लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनका डेथ हो जाता है ड्यू टू फीवर। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल in 1832 रिकॉग्नाइज द क्रीक एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। फाइनली लास्ट में जो है 1832 में क्रीक को इंडिपेंडेंस मिलता है और ये एक ट्रीटी के तहत मिलता है, एक संधि के तहत मिलता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस पूरा जो पैराग्राफ था इसमें से हम लोगों को बताया गया किस तरह यूरोप में जो है फ्रांस में सिर्फ एक युद्ध, मतलब फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ, उसी का देखा देखी फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया और किस तरह क्रीक को इंडिपेंडेंस मिला और किस तरह उसको अलग अलग देशों से सपोर्ट मिला हुआ था क्रीक को। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म डिड नॉट केम अबाउट ओनली थ्रू वार एंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो नेशनलिज्म का फीलिंग है वो केवल वार, युद्ध से और केवल जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जो हम अपना ज़मीन को बढ़ाते जाएं, अपने देश की ज़मीन को बढ़ाते जाएं, उससे नहीं आने वाला है नेशनलिज्म फीलिंग। इसके लिए कल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कोई भी देश अगर हम बिलोंग करें तो वहाँ का कल्चर हमको पता होना चाहिए कि हम किस कल्चर से बिलोंग करें। कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। The romantic imagination and the national feeling. The development of the nationalism did not came about only through the war and the territorial expansion. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हमको अपने देश के लिए कुछ करना है तो हमको क्या करना चाहिए, दूसरे देश पे कब्जा करके अपने देश को बढ़ा देना चाहिए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहिए उसका, और यह तो हम वार करके अपने देश को जिता देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका घोर विरोध किया गया है और बोला गया है नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टेरिटोरियल एक्सपेंशन करें और युद्ध करें। द कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग ऑफ द आइडिया ऑफ नेशन। केवल टेरिटोरियल एक्सपेंशन करे और वार करे उसी से नेशनलिज्म का फीलिंग आए, ये जरूरी नहीं है। कल्चर भी नेशनलिज्म का फीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने गाँव में रहते हैं और गाँव का कोई कल्चर है, अगर वही हमको विदेश में मिल जाता सेम टू सेम कल्चर, तो हमको अपना गाँव का याद आ जाए। तो ये अपने अंदर में एक अलग सा फीलिंग ले आएगा गाँव का, अगर मेरा गाँव में भी ऐसा हुआ करता था, ये होता था, वो होता था। मतलब कल्चर भी आपको आपके देश के बारे में जानने में, आपको आपके देश से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आर्ट एंड द पोएट्री, स्टोरी एंड द म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग्स। पोएट्री, स्टोरी और म्यूजिक नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर मेरे गांव में किसी तरह स्पेशल स्टोरी फेमस है और अगर हम कहीं और उसको सुनते हैं तो अपने आप हमको अपने गांव का याद आ जाए। लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। मतलब रोमांटिसिज्म क्या था, एक नेशनलिस्ट फीलिंग लाना विद द हेल्प ऑफ कल्चरल मूवमेंट। मतलब आपको आपके कल्चर के बारे में पता करके हम आपको आपके देश के बारे में बता रहे हैं, आपके अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग जगा रहे हैं, इसी को रोमांटिसिज्म कहा है। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड द पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन एंड द रीजन एंड साइंस
and focused instead on emotion, institution and the mythology. जो रोमांटिज्म थे वो लोग तर्क वितर्क ग्लोरिफिकेशन और साइंस पर विश्वास ना रख करके वो लोग अपने मिस्ट्री अपने भगवान पर विश्वास रखते थे। मतलब क्या, अगर हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग कहते हैं हम उस देश से आए हैं जहाँ राम का जन्म हुआ था, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि भगवान नहीं होता है, भगवान के पास इतना सारा पावर कैसे आ गया। अगर हम उस तरह तर्क वितरते हैं तो राम का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब क्या, हम अपने आप को भारत से अलग कर रहे हैं। हम जिस देश को कह रहे हैं राम भूमि से जन्म ले, हम राम भूमि से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ राम का अस्तित्व नहीं है, तो हम मेरे अंदर से नेशनलिज्म का फीलिंग हट जाए। इसीलिए वहाँ के जो रोमांटिज्म थे वो लोग साइंस पर विश्वास नहीं रख रहे थे, वो लोग उन लोगों को उनके अतीत से जोड़ रहे थे और साइंस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। Their effort was to create a sense of collective heritage and a common cultural past on the basis of nature. वो लोगों के कलेक्टिव हेरिटेज मतलब कि एक धागा से बांधने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम सभी लोग एक हैं, हम लोग एक धरती पर जन्म लिए हैं, हम लोगों का कल्चरल पास्ट, हम लोगों का जो अतीत है, सब एक साथ हम लोग गुजारे हैं। Other romantics, such as German philosopher John Gottfried Herder, claimed that true German culture was to be discovered among the common people. एक जर्मन फिलोसोफर्स थे, उनका ये मानना था कि जो ओरिजिनल ट्रू जर्मन कल्चर है वो उनके कॉमन पीपल के अंदर है। जो कॉमन पीपल का कल्चर है वही उनका ओरिजिनल जर्मन कल्चर है। It was through folk songs, folk poetry and folk dances that the true spirit of nation was popularized. folk dance, folk poetry के थ्रू नेशन का स्पिरिट को पॉपुलराइज किया गया, प्रचारित किया गया और लोगों के बीच में फेमस कर दिया गया। ठीक है, अब folk डांस के थ्रू, folk सॉन्ग के थ्रू कैसे किया गया? अगर हम folk डांस या folk सॉन्ग करते हैं तो उस वक्त एक आदमी देखने को नहीं आएगा, बहुत सारे आदमी देखने को आएगा और सब लगेगा अरे ये मेरे धर्म से जुड़ा हुआ है, ये मेरे साथ रहा करता है, जो ये folk डांस देखने के लिए आया है। इस तरह के सब लोग एक साथ जुड़ जाएंगे। So the collecting and the recording such forms of folk culture was essential to project the national building. इसीलिए इस तरह का जो कल्चरल प्रोग्राम था ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि हम लोग एक नेशन को बना सक पाएँ। क्योंकि जब तक लोग अपने कल्चर को नहीं जानेंगे तब तक वो एक नेशन बना करके भी क्या करेंगे, और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे। The emphasis on the vernacular language and the collection of the local folklore was not just to recover an ancient spirit. वो लोग जो emphasis मतलब जोर देना, वो लोग जो वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह का लैंग्वेज, ठीक है, वो लोग जो अपने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पर जो जोर दे रहे थे और जो अपना लोकल कल्चर पर जो जोर दे रहे थे वो केवल अपने एंशियंट स्पिरिट को लाने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि but also to carry the modern nationalist message to a large audience who were mostly illiterate. लेकिन लार्ज ऑडियंस तक मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज भेजने के लिए भी कर रहे थे। मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज कैसे? अगर हम एक फॉल्क डांस कर रहे हैं उसमें से अगर हम कोई मॉडर्न मैसेज डालते हैं तो लोगों को समझ में भी आएगा और लोग फॉल्क डांस देखने भी आएंगे। इस तरह करके दोनों का आदान प्रदान हो जाएगा। लेकिन अगर हम किताब लिखते हैं, प्रेस में छापते हैं तो उससे इलिटरेट लोगों को कोई असर नहीं हो पाया। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टनड एट द एंड ऑफ द 18th century बाय द ग्रेट पावर रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। ऐसा किस्सा पोलैंड के साथ हुआ जिसको रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया लास्ट में उसको हड़प लेते हैं, मतलब उसके ऊपर कब्जा जमा लेते हैं। Even though Poland no longer exists as an independent territory, पोलैंड को ये आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। The nationalist feeling were kept alive through the music and the language. लोगों के अंदर म्यूजिक और लैंग्वेज से एक नेशनलिज्म का फीलिंग जिंदा था। Karol Krupinski, for example, celebrated the national struggle through his opera, turning folk dance like Polonais and Mujarka into the nationalist song.
बहुत सारे लोग अपने ओपेरा सिंगिंग वहाँ, अगर यूरोप की तरफ हम आगे जाते हैं वेस्ट की तरफ, तो वहाँ पे ओपेरा सिंगिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग ओपेरा सिंगिंग फॉल्क डांस के थ्रू जो नेशनलिस्ट सिंबल को बढ़ाते गए, मतलब वो लोग जो है नेशनलिज्म का फीलिंग को जिंदा रखें। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग ऑफ द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। लैंग्वेज का भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बनाने में बहुत ज़्यादा रोल होता है। सेंटिमेंट मतलब भावना, नेशनलिज्म का जो फीलिंग है उसको जिंदा रखने में लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। जब रशिया पॉलिश पर कब्जा कर लिया उस वक्त वो पॉलिश के लैंग्वेज हटाने लगा और रशिया का लैंग्वेज के ऊपर जबरदस्ती थोपने लगा। In 1831, an armed liberation against the Russian rule took place, which was ultimately crushed. 1831 में एक आर्म्ड रेवोल्यूशन, मतलब जो है लोगों के पास हथियार था, लोग जो है एक रेवोल्यूशन तो करते हैं, सशस्त्र विरोध करते हैं, लेकिन उसको रशियन आर्मी कुचल देता है। Following this, many members of the clergy in the Poland began to use the language as a weapon of the nationalist resistance. इसी को देख करके बहुत सारे जो वहाँ के क्लियर्जी के, पोलैंड के जो क्लियर्जी थे, वो लोग लैंग्वेज को ही हथियार की तरह देखने लगे कि लोगों को अगर उनको जोड़ना है तो उनके लैंग्वेज से ही हम जोड़ सकते। Polish was used for church gathering and all the religious instructions. As a result, a large number of Protestant bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as a punishment for the refusal to preach in Russian. चर्च और जितना भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन था वहाँ पर पॉलिश बोला जाता था, इसीलिए बहुत सारे पंडित प्राइस्ट को कैदी बना लिया गया और बहुत सारे प्राइस्ट को साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि वहाँ साइबेरिया में तो उनको रशियन बोलना ही बोलना पड़ेगा। साइबेरिया रशिया में आता है तो उस वक्त तो हम पॉलिश कुछ काम आएगा नहीं, उनको रशियन बोलना ही बोलना पड़ेगा। और ये जो रशियन अथॉरिटीज किस नाम पर किया कि हम आपको पनिशमेंट दे रहे हैं। द यूज ऑफ द पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। धीरे धीरे पॉलिश लैंग्वेज ही रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट स्ट्रगल का एक सिंबल बन गया, क्योंकि रशियन लोग पॉलिश को हटाने के लिए बहुत मशक्कत कर रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे उसका सिंबल बन गया स्ट्रगल।